उधर यूक्रेन की सेना ने रूस की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। दावा यह है कि रूस के एक प्लेन को मिसाइल से निशाना बनाने की योजना थी, जो कि यूक्रेन के खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन इस साजिश को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की फौज ने एक पूरी कहानी दुनिया को बताई। दावा यह कि रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ साजिशें बुन रहा है। साजिशें इसलिए ताकि यूक्रेन को जंग में गुनहगार साबित किया जाए, पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन को खलनायक साबित किया जाए, यूक्रेन पर बड़े हमले का बहाना खोजा जाए और जल्द से जल्द जंग खत्म करने की दिशा में बढ़ा जाए। यूक्रेन दावा कर रहा है कि अपनी इसी छटपटाहट में रूस ने एक खौफनाक प्लान बनाया था। ऐसा प्लान जिसके तहत वो अपने ही प्लेन को गिराने वाला था। ये भी तय था कि हमले के वक्त प्लेन बेलारूस या रूस की एयर स्पेस में होगा, ताकि हमले का दोषी यूक्रेन को बताया जा सके। लेकिन यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्हें रूस के इस प्लेन की खबर ही पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने रूस की सेना के एक ऐसे दस्ते को मार गिराया जिसे इस काम की जिम्मेदारी दी गई और रूस के प्लान को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की फौज का दावा है कि इसके लिए जिस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना था वो भी जब्त किया गया है। दावा है कि रूस की फौज के पास एक बेहद खास और किलर दस्ता है, जिसका काम दुश्मन देशों के खिलाफ डर्टी प्लान्स को अंजाम देना होता है। ऐसे ही एक डर्टी प्लान्स को अंजाम देने के लिए दस्ते को काम सौंपा गया था। लेकिन यूक्रेन की फौज को न केवल इस प्लान की खबर लगी, बल्कि रूस के उस खतरनाक दस्ते की भी पहचान हो गई, जिसके बाद यूक्रेन की फौज के हमले ने रूस के प्लान को नाकाम कर दिया। हालांकि रूस की फौज ने यूक्रेन की इस थ्योरी पर अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगर यूक्रेन की फौज का दावा सही है तो इसे जंग जल्द खत्म करने के लिए रूस की छटपटाहट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग की कुछ और तस्वीरें सामने आई, जिनमें दोनों देशों के फौजी आमने सामने से हमले करते दिखाई दिए और जंग के मैदान में कई टैंक सड़कों पर दौड़ते नजर आए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के कुछ टैंक रूस पर गोलाबारी करते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रूसी फौज ने भी पलटवार किया और टैंक पर सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर दिया। जैसे ही टैंक पर बम गिरा, वो आग की लपटों के बीच घिर गया, जिसके बाद दो सैनिक जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए। बताया गया कि दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। डोनेस्क में रूसी फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद यूक्रेन के जवानों ने भी जोरदार पलटवार किया और रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। रात के अंधेरे में जब पुतिन की सेना ने हमले शुरू किए, तभी यूक्रेन की फौज ने भी उन पर ग्रेनेड लॉन्चर से चुन चुन कर निशाना लगाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ रूस के हमलों को नाकाम किया, बल्कि उसके कुछ टैंकों को भी उसने उड़ाया। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के जवान रूसी फौज पर गोलाबारी करते दिखाई दिए। उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ जवान एक सैन्य ठिकाने से बाहर हमले करते नजर आए। बताया गया कि ये यूक्रेन के जवान थे और दिन में भी रूसी फौज से डटकर मुकाबला कर रहे थे। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन के एक जासूस को गिरफ्तार करने का दावा किया, जो उसकी ही सेना का एक सैनिक है। इस बात की जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दी, जिनके मुताबिक पुतिन का ये जासूस कहने के लिए तो यूक्रेन का एक सैनिक है, लेकिन उसने अब तक कई अहम जानकारियां रूस को दी। यही नहीं, ज़ेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने इस बात की भी जानकारी दी कि उसके साथ कुछ और लोग भी इस काम में जुटे थे, जिनका यूक्रेन की सेना से कोई संबंध नहीं था। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि पकड़े गए जासूस से हुई पूछताछ में एक बड़ी साजिश का पता चला। खबर है कि उस जासूस का साथ दे रहे लोगों के जरिए रूस या बेलारूस में किसी यात्री विमान पर हमले का प्लान था। इसके लिए उन्हें यूक्रेन की सेना के हथियारों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि यूक्रेन के हथियारों से रूसी विमान को निशाना बनाया गया। यही नहीं, ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने यह भी दावा किया कि पकड़ा गया जासूस यूक्रेन की सेना के अधिकारियों का विश्वास जीतने में भी जुटा था, जिसके तहत उसने न केवल रूसी सेना के काफिले से जुड़ी कुछ जानकारियां दी, बल्कि पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों के बारे में भी उसने बहुत सारी बातें बताई थी। यानी उसने अपने देश से डबल गेम खेला, मतलब भरोसे की आड़ में अपने ही मुल्क को धोखा देने की तैयारी में थे। हालांकि ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि वो ऐसा काफी कुछ करने में सफल भी रहा, जिसके बाद उस पर नजर रखी गई तो उसकी सच्चाई का पता यूक्रेन को चल गया। लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। उधर इजरायल रूस पर बुरी तरह भड़क गया। एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की तुलना हिटलर से करने के चक्कर में हिटलर को ही यहूदी बता दिया था।
जबकि हिटलर ने यहूदियों का वजूद खत्म करने के लिए उन पर क्या क्या जुल्म ढाए ये पूरी दुनिया जानती है। रूस के विदेश मंत्री के इसी बयान पर यहूदी देश इजराइल ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने रूस को माफी मांगने को कह दिया और वो इजराइल में रूस के राजदूत को तलब भी करने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तो रूस के विदेश मंत्री को आड़े हाथ लिया और उनके बयान को झूठ बताते हुए कहा कि उसका मकसद यहूदियों को उनके ही खिलाफ हुए भयानक अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना है। असल में इजराइल के गुस्से की वजह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का वो बयान जो उन्होंने एक दिन पहले इटली के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हिटलर के अंदर भी यहूदी का खून था। ऐसे में जब रूस ने यहूदियों से नफरत करने वाले हिटलर को ही यहूदी बता दिया तो इजराइल गुस्से से फट पड़ा। वैसे यूक्रेन रूस की जंग में हिटलर की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही ये बोलकर किया था कि उनका मकसद यूक्रेन को नाज़ियों के चंगुल से आजाद कराना है। रूस यूक्रेन के नेताओं को नाज़ी मानता है और उसके इसी दावे पर इटली के न्यूज चैनल ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से पूछा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं तो फिर पुतिन ये कैसे कह सकते हैं कि वो यूक्रेन से नाज़ियों का राज खत्म करना चाहते हैं। इसी पर सर्गेई लैवरोव ने ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर ज़ेलेंस्की यहूदी हैं? इससे ये सच नकारा नहीं जा सकता कि यूक्रेन में नाज़ी हैं। मेरा मानना है कि हिटलर में भी यहूदी खून था। इस बीच खबर है कि पुतिन मजबूरी में यूक्रेन में छेड़ी अपनी जंग की कमान छोड़ सकते हैं। मजबूरी में इसलिए क्योंकि रूस के एक मशहूर टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि पुतिन को कैंसर है, जिसकी सर्जरी के लिए कुछ दिन के लिए उन्हें काम से दूर रहना होगा। ऐसे में वो अपनी गैर मौजूदगी में यूक्रेन की जंग को कंट्रोल करने की अहम जिम्मेदारी अपने एक वफादार और रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के पूर्व डायरेक्टर को सौंप सकते हैं, क्योंकि दावा है कि पुतिन को पेट का कैंसर है और डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी कराने के लिए कह दिया। बल्कि बताया गया कि बीते 15 से 30 अप्रैल के बीच पुतिन की सर्जरी होनी भी थी, लेकिन पुतिन ने उसे टाल दिया। अब हो सकता है पुतिन यूक्रेन में अपना इतना कुछ दांव पर लगा चुके हैं कि वो किसी भी हाल में जंग से अपनी नजर हटाना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि पुतिन की सर्जरी 9 मई से पहले तो अब नहीं होगी, क्योंकि हर साल 9 मई को रूस में विक्ट्री डे परेड होती है, जो कि वहां बहुत अहम तारीख है। और इससे पहले यह खबर भी आई थी कि पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन की जंग जीतने के लिए 9 मई की डेडलाइन दी है। इसलिए हो सकता है कि 9 मई के बाद पुतिन सर्जरी के लिए जाएं। और रूस के टेलीग्राम चैनल का दावा है कि इस दौरान वो यूक्रेन की जंग से जुड़ा हर फैसला लेने की अहम जिम्मेदारी अपने खासम खास निकोलाई पात्रुशेव को सौंप सकते हैं, जो कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ भी रह चुके हैं। पुतिन पात्रुशेव को बरसों से जानते हैं। कहा जाता है कि 70 साल के निकोलाई पात्रुशेव बेहद कट्टर विचारधारा के हैं और जंग के हिमायती हैं। ये वही पात्रुशेव हैं जो ये तक कह चुके हैं कि नेटो का साथ यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। माना जाता है कि निकोलाई पात्रुशेव ही वो चीफ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की रणनीति तैयार की और तो और पुतिन को ये मानने पर भी मजबूर कर दिया कि यूक्रेन की सरकार में नाज़ी भरे पड़े हैं। हालांकि अगर पुतिन के पात्रुशेव को चुनने की खबर सही है तो ये काफी हैरानी में डालने वाला फैसला होगा, क्योंकि रूस का संविधान कहता है कि ऐसे वक्त में देश को चलाने की ताकत प्रधानमंत्री को ही मिलनी चाहिए। उधर फिनलैंड अब रूस से